उम्मीदवार बने थे तो पहला भाषण रेवाड़ी में हुआ जी। तो इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की, किसानों के कर्जे माफी की घोषणा की, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कही, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार की बात कही, किसानों के कर्जे की माफी की बात कही। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 7 वर्ष में कोई भी काम मोदी जी नहीं कर पाए। आज हम भरोसा तो करेंगे, लेकिन करेंगे जब जब कानून बन जाए। कोई भी नहीं कह रहा, कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा, देश का एक प्रधानमंत्री कह रहा है, देश का प्रथम सेकंड व्यक्ति ये बात कह रहा है। अगर आपको उनकी बात पे भरोसा नहीं है तो ये रोष नहीं है, अराजकता नहीं है तो और क्या है। उन्होंने तो 15-15 लाख रुपए देने की भी बोली थी। 15 लाख देने की, देश के इतने बड़े आदमी ने 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री जी ने तो काले धन के बारे में भी नहीं बताया। प्रधानमंत्री जी ने तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो झूठ थी। प्रधानमंत्री के मैं आपको 10-20 झूठ गिनवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि जो प्रथम व्यक्ति है वो झूठ नहीं बोल रहा, पहली बार प्रथम व्यक्ति इतना झूठ बोल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मात्र कहने से हम उस पर कोई विश्वास नहीं करेंगे। जब मोदी जी कर देंगे आप भी हमारे बीच में रहोगे, हम भी आप। मैं मानता हूँ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जीडीपी नीचे आ गई, माइनस में चली गई। देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी, देश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी। पेट्रोल 106-107 तक पहुँचा, डीजल 100 तक पहुँचा, सरसों का तेल 200 प्लस हुआ। पूरे देश में तराई मची हुई है। वास्तव में बड़े बड़े काम जो कभी नहीं हो सकते थे, ऐसे काम इस बार देखेंगे। यशपाल जी एक बार महंगाई पर दोबारा चर्चा करेंगे किसी की बहुत जल्दी। आज किसानों के मुद्दे पर ही आते हैं। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। आज किसानों के मुद्दे पर ही बात करते हैं। आज नमस्कार दोस्तों, देश रोजाना में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा में हैं वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज यानी कि शुक्रवार को सुबह 9 बजे 3 कृषि कानून वापस लेने वाला मामला। यानी कि जो 12 महीने से देश के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा था, जिसको लेकर के बड़ा विवाद था, देश का अन्नदाता सड़कों पर था, दिल्ली को आने वाले सभी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, खेती किसानी घर परिवार को छोड़ करके वे अपनी मांगों को लेकर के संघर्षरत थे। और किसानों की एक ही मांग थी कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे वो वापसी नहीं करेंगे। बीच में ऐसे भी बातें आई कि जब मामला बिगड़ता हुआ दिखा, लेकिन उनका जो धैर्य और हौसला था उसके साथ वे किसान संघर्षरत रहे, सड़कों पर रहे और अपनी मांगों को लेकर के आवाज़ बुलंद करते रहे। बड़े बड़ी घटनाएं घटी। एक आंकड़े के अनुसार इस आंदोलन में लगभग 700 किसान सड़कों पर मारे गए, मैं कहूँ शहीद हुए, या मैं कहूँ कुछ अनहोनी भी हुई। कुल मिलाकर 700 धरतीपुत्र इस आंदोलन की भेंट चढ़े। आज जब प्रधानमंत्री जी ने इन कृषि कानूनों को वापस लिया तो उसका चहूँ और स्वागत भी हुआ और अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। और प्रतिक्रियाएं आना वाजिब भी हैं, क्योंकि जब कोई भी आंदोलन, कोई भी घटनाक्रम बहुत लंबा समय चलता है तो आप मान लें कि उस पर लोगों का नज़रिया भी समय समय पर बदलता रहता है। प्रधानमंत्री जी ने जो किसान बिलों, कृषि कानूनों को वापस लिया, उसके बाद के घटनाक्रम, क्या वजह थी वापस लिया, क्या वजह थी पहले बिना किसी मर्जी के लाए गए, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पलवल से किसान संघर्ष समिति के सदस्य हैं। उनके आज प्रवक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं महेंद्र सिंह चौहान जी। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं ईश्वर सिंह नवीन जी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं कुलदीप कौशिक जी। और कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं यशपाल मावई जी। तो सबसे पहले तो मैं 1 मिनट की प्रतिक्रिया चौहान साहब से चाहूँगा कि अपनी प्रतिक्रिया दें कि इन बिलों का वापस लेने का और बिलों का आने का। देखिए मग्गू जी, आपने बहुत अच्छी बात पे आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हम लोगों के विचार लेने का कार्यक्रम किया है। इसके लिए तो मैं आप सभी का
और विशेषकर आपके अखबार का, आपके चैनल का धन्यवादी हूँ जी और उसी संदर्भ में अपनी बात कहना चाहता हूँ जी कि आज किसानों को लगभग 359 दिन अपने संघर्ष को करते करते हो गए हैं। और ये किसानों का संघर्ष जब शुरू हुआ था, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने और उनकी सरकार ने 3 ऐसे कृषि कानूनों को पास करा दिया था जो किसानों की और मजदूरों की नज़र में बिल्कुल गलत थे। उनके पास होने से, लागू होने से इस देश के किसान के और मजदूर की और आम आदमी की हालत बहुत ख़राब होती। जो कार्य करने चाहिए थे वो सरकार के मुखिया नहीं कर पाए। उनका विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलते हुए हमारे देश के लगभग 712 किसानों ने इस आंदोलन में एवरेज निकाला जाए तो लगभग 2 व्यक्तियों की रोज़ाना की एवरेज निकलती है, अपनी जीवन लीला समाप्त की आहुति दी। मैं उन तमाम साथियों को आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि मैं तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करता हूं, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत करने के साथ ही हम ये उम्मीद करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, अपील भी करते हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को बाकायदा 29 तारीख से संसद का सेशन चलेगा, उसमें पहले या दूसरे दिन ही इन कानूनों को वापस करने के लिए कानून लाया जाए और राष्ट्रपति, दोनों सदनों से, राष्ट्रपति जी से उसे पास करा करके इस देश की जनता को जो उन्होंने कहा है उसको पूरा करके दें। साथ ही जो MSP जो हमारी मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पर आगे चर्चा करेंगे हम, उसको भी लागू करें। जी कुलदीप कौशिक जी। नमस्कार मग्गू भाई जी। एक तो आपका जो ये चैनल है और जो आपका देश रोजाना का है, उसके बहुत धन्यवादी हैं हम सब की। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा आज रखी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये जीत जो है एक आंदोलन की है, एक मांग की है इस देश में। यानी कि जो किसान है, मजदूर है, वो अपनी बात उठा सकता है, रख सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगा। सरकार को इतना समय नहीं लगना चाहिए था। 712 लोग जो शहादत दी तो वो नहीं होनी चाहिए थी और ये कानून बनाने से पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये लगता है कि मोदी जी ने सुना, समझ में आया और शायद भविष्य में जो भी इसमें अमेंडमेंट चेंजेस करनी है और संसद में ये कानून बनाकर पास करना है, तो उसके लिए हम सब धन्यवादी हैं कि बहुत अच्छी पहल की है मोदी जी ने। यशपाल मावई जी। इन अच्छे मुद्दों पर पहल करने के लिए सबसे पहले तो देश रोजाना की पूरी टीम को बधाई, सभी का धन्यवाद। उसके साथ साथ जो 700 शहादत किसानों की हुई, उनके संघर्ष को सलाम, उनको नमन, उनको श्रद्धांजलि। और वो किसान जो आंदोलन में, धूप में, तूफान में, बारिश में वहाँ बैठे रहे और 1 साल तक डटे रहे। जब ये लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि आगे से कोई आंदोलन करने की हिम्मत भी नहीं करेगा, इनके इस भ्रम को निकाला और वहाँ बैठकर और अहिंसावादी तरीके से जो प्रदर्शन करके इन्होंने जो तीनों कानून वापस कराए हैं, मैं तो कहता हूँ भाजपा सरकार को भगवान ने सद्बुद्धि दी कि उन्होंने वापस ले लिया, वरना इसका खामियाजा भुगतने वाले हैं। और मुझे लगता है MSP पर अगर कानून नहीं आया तो आगे भी भुगतेंगे। ईश्वर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद मग्गू साहब, आपका इस स्टूडियो में एक अच्छी चर्चा में हमको सम्मिलित करने का। जैसा कि अभी यशपाल भाई, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे अभी, और चौहान साहब भी अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आज सुबह 9 बजे लाइव आकर एक इस तरीके का जो आश्वासन दिया देश के किसानों को, देशवासियों को कि 3 जो कानून हैं, नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि जो किसान कानून लेकर आए थे वो भी किसानों के हित में लेकर आए थे और देश के हित में ही इस किसान कानून को वापस लिया गया है। देश के हित में किसान कानून वापस लेने का जो उनका नजरिया वो इस तरीके से है कि वो जिस दिन से प्रधानमंत्री बने थे उस दिन से स्पष्ट था, उनकी राय स्पष्ट थी, उनकी जो प्लानिंग थी वो स्पष्ट थी कि किसानों की आय को किसी भी तरीके से दोगुना करना, बढ़ाना किसानों की आय को। तो उसी दिशा में उन्होंने पहल करते हुए 3 कृषि कानून, जो कि एक बहुत बड़ा महाअभियान था, उसको लॉन्च किया, उसको लेकर आए और कोशिश करी, हर संभव प्रयास किया किसानों को समझाने का। बहुत सारे संवाद किए, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे तर्क दिए अपने अपने अलग अलग विषयों पर। लेकिन अंततः देखा कि किसी ना किसी तरीके से किसान अगर उस बात को नहीं समझ पाया, या किसानों को एक छोटा वर्ग, मैं तो कहूँगा एक बहुत छोटा वर्ग उस बात को नहीं समझ पाया और इस मुद्दे को बार बार उछालता रहा। और इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां भी बरकरार थी, आप सभी जानते हैं।
एक किसानों का जो बहुत बड़ा जो वर्ग था वो फिर भी सरकार के साथ सहमत था, लेकिन एक छोटे वर्ग ने इस मांग को बरकरार रखा, अपने आंदोलन में बने रहे और देश में किसी भी प्रकार की हानि ना हो, किसी भी प्रकार की इस तरीके का कोई दुर्गति ना फैले, इस विषय को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मोदी जी ने देश हित में ये कदम लिया और तीनों कृषि कानूनों को कैंसिल कराने के लिए एक आश्वासन दिया। सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। अब इसमें आगे हम चर्चा में चलेंगे। तो चौहान साहब, पहला मेरा सवाल यह है और स्पेशली आपसे ही सवाल है, अभी ईश्वर सिंह जी भी कह रहे थे कि जो किसान आंदोलन है वह कहीं ना कहीं राजनीति से ग्रसित था, राजनीति का शिकार था, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, ये हर आदमी के अपने देखने का नज़रिया है जी। मैं हर बात में पॉजिटिविटी देखता हूँ और इस देश में राजनीति सर्वोपरि है, इस बात को सब जानते हैं। जब ये कानून राजनीति के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं तो राजनीतिक जो दूसरे दल हैं, स्वाभाविक तौर पर जब किसानों और मजदूरों ने इनका विरोध किया है तो उन्होंने भी विरोध किया है। देश की बड़ी भारी जनसंख्या के साथ उन्होंने अपने आप को तालमेल करके मिलाया है, इसमें कोई बुरा नहीं किया। लेकिन ये बात कहना कि इस आंदोलन में राजनीतिक लोग शामिल थे या वो चला रहे थे, ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। इस आंदोलन को पूर्णतया किसानों ने चलाया है और किसान और मजदूर ने गैर राजनीतिक तौर पर इसको खड़ा किया है और अपने दम में आगे भी चलाएंगे। राजनीतिक व्यक्ति अगर कोई समर्थन करता है तो वो जागरूक व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति समर्थन कर सकता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। यशपाल भाई जी, जो ये आरोप लगता रहा कि राजनीति हो रही थी, राजनीतिक बल था, तो आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी तो पूरे, आज हुड्डा जी भी आज आए थे, तो पहले मोर्चे पे रही हमेशा। मेरा मानना है कि अगर किसानों के साथ वहाँ खड़ा होना, आंदोलन में बैठना, उनके साथ चलना, उनकी मांगों पर उनके साथ खड़े होकर प्रदर्शन करना, सरकार को झुकाना, अगर ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति करनी चाहिए। मुझे पता है कि जब लाल किले वाले प्रकरण के बाद में यहाँ आंदोलन को निस्ते नाबूद कर दिया गया था, उठा दिया गया था, तो किसान सभी इकट्ठे हुए थे और किसान भाइयों ने निर्णय लिया था कि आंदोलन दोबारा करेंगे, जिसमें किसान नेता भी शामिल थे। आदरणीय चौहान जी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त अगर किसी नेता ने हिम्मत देने का काम किया तो आदरणीय करण सिंह दलाल थे, जो किसान नेताओं के पीछे खड़े होकर हिम्मत दे रहे थे। जितने लोग वहाँ मौजूद थे उससे ज़्यादा पुलिस थी वहाँ, लेकिन फिर भी अगर किसी ने हिम्मत दी और ताकत दी तो आदरणीय करण सिंह दलाल जी किसान नेताओं के पीछे खड़े होकर वहाँ खड़े थे और उस आंदोलन को दोबारा स्थापित किया। जैसे भी जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ी, आंदोलन में थोड़ा बहुत सहयोग भी कांग्रेस पार्टी ने दिया, आदरणीय करण सिंह दलाल ने दिया, हम लोग लगे रहे। लेकिन विपक्ष की ये जिम्मेदारी भी होती है, वो किसान भाई हैं और किसानों के साथ अगर सरकार कुछ गलत करती है तो हम क्यों ना खड़े हों। और असली नेता वही होता है जो विपक्ष की भूमिका में हो बेशक, लेकिन अपने आदमियों, जन जन हितैषी, अपने किसानों के साथ खड़ा हो। वो आदरणीय करण सिंह दलाल ने भी किया। देखिए, मैं इस बात से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप अगर कांग्रेसी नेता के रूप में थे तो किसान नेता तो ये कहा करते थे कि यहाँ मंच पर जो भी आ रहा है वो केवल किसान है जी। महेंद्र चौहान साहब, बिल्कुल। तो क्या वो नेता के रूप में थे या किसान के रूप में थे? पहले से आप स्पष्ट कर देना। मैंने भाई साहब आपसे कहा पीठ के पीछे खड़े होकर काम किया हमने। जी जी, किसान नेता आगे थे, जी, दुरुस्त तो यानी कि आप भी किसान के रूप में, बिल्कुल आप यही कहेंगे किसान के रूप। बिल्कुल। कौशिक साहब, राष्ट्रीय मुद्दा था ये और आपकी पार्टी ने, मुझे ध्यान है सोनीपत में भी आए थे केजरीवाल जी, यूपी में भी बहुत सारी पंचायतें हुई थी, किसान महापंचायत चली थी। जी सर, तो क्या राजनीति चमकाने का मुद्दा था क्या आपके लिए? नहीं सर, ये मांग तो एक हर आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर और किसान सबकी थी। सबको लग रहा था कि यदि ये व्यापारियों के हाथों में जाएगी ये व्यवस्था और ये कानून यदि उनके फेवर में रहेंगे तो बहुत चीज़ें महंगी होंगी। किसान जो है मजदूर बन जाएगा, केवल वो काम करेगा, उससे खेत छिन जाएंगे, उसकी ज़मीन छिन जाएगी, लूट ली जाएगी। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ, जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें देख ही रहे हैं अब, तो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उद्योगपतियों के कारण है। अब हर चीज़ का, तो इसमें ये, मैं पार्टी की बात नहीं, हर व्यक्ति इसमें शामिल था, मजदूर, किसान, हम सबको ये कहीं ना कहीं शंका थी कि ये बहुत बड़े जो व्यापारियों के हाथों में पूरा देश जा रहा है, अभी भी जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो सब पूरा देश जानता है कि किस तरीके से बेचा जा रहा है पूरे देश को। तो ये विषय तो चलो, आज तो ये है कि मोदी जी को हम ये धन्यवाद करेंगे कि आपको समझ आई, देर समझ में आई। ठीक है, अच्छा हुआ, ये अच्छा डिसीजन है। यदि उसमें एमएसपी पे और ये कानून लाके यदि उसको जनहित में यदि इस पर कानून बनाया जाए और संसद में पास किया जाए तो उसके लिए पूरा देश जो है उनका आभारी रहेगा। ईश्वर सिंह जी,
मोदी जी जब से सरकार में मोदी जी आए, सरकार 2014 से बनी, डे 1 से बिल्कुल क्लियर ये थी बात कि किसानों के हित में काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। अभी कौशिक जी कह रहे हैं कि उद्योगपति आए और उद्योगपतियों के आने के कारण किसानों का जो ये सिस्टम है खराब हो रहा है। मैं कहूँगा कि उद्योगपतियों के बिना कैसे संभव है कि देश तरक्की करे। अगर उद्योगपति अगर किसी भी इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, उद्योगपति अगर आ रहा है तो जाहिर सी बात है प्रोग्रेस भी होगी। और रही बात तीनों कानून की, तीनों कानून में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसमें ऐसा हो कि भाई साहब कह रहे जमीन हड़प ली जाएंगी। जमीन हड़पने की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ उसको फसल को लीज पर करने की बात थी, उसको जो उसकी फसल क्रॉप जो उग के आएगी उसको लीज पे करने की बात थी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ये एक वैधा ही इस तरीके की चीजें फैलाई जा रही थी, झूठ फैलाया जा रहा था कि किसानों की जमीन हड़प ली जाएंगी, उनकी फसलें का उचित दाम नहीं मिलेगा उनको। आपने देखा होगा कि सरकार बनने के बाद लगातार पिछली सरकारों में भी आपने एमएसपी देखा, एमएसपी की प्रोग्रेस देखी। इस सरकार में आपने देखा होगा कि एमएसपी लगातार बढ़ा, हर बार बढ़ा। मंडियों के बंद करने की बात करें, 1000 मंडियों का आधुनिकीकरण किया। तो अगर इस तरह की व्यवस्था को कायम करना चाहते थे तो इस तरीके के स्टेप्स मोदी जी की सरकार में नहीं ले जाते। व्यापक सुधार किए गए। जहां तक अब आप देखिएगा 12-12 हजार तक के मुआवजे किसानों को दिए गए। अभी बढ़ा के घोषणा की 12,000 से 15,000 17,000 तक। मेरा सवाल यह था कि क्या राजनीति से प्रदर्शित था, राजनीति हो रही थी इसके पीछे? क्या सारा ही राजनीति से प्रदर्शित किसान आंदोलन रहा है। एक मुट्ठी भर किसान इसमें शामिल रहे हैं, बाकी सारा का सारा सिस्टम ही राजनीति के ओतप्रोत रहा है। नवीन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि आपकी पार्टी के नेता लगातार कहते रहे कि इस कानून में काला क्या है बताओ तो वापस ले लेंगे। क्या पता लगा काला क्या है? एकदम से आज वापस लिया कानून, तो कहीं से राय आई थी कि किसान कानून में काला क्या था या सफेद क्या था? किसान कानून में ना तो काला पहले था कुछ, ना किसान कानून में काला आज है। मोदी जी ने भी अपने वक्तव्य में स्पष्ट तौर पर कहा कि कृषि कानून जो था किसानों के हित का कानून था और आज जो उसे वापस लेने की घोषणा की गई है। देश में जिस प्रकार का रोष व्याप्त करने की ये राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं, उस कोशिश को विफल करने के लिए ये कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय किया। और साथ ही साथ उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी इस पर व्यापक चर्चाएं होंगी। पहले भी इसको व्यापक चर्चा के बाद ही इस कृषि कानून को लेकर आए थे, संवाद किए थे, किसान यूनियनों से संवाद किए थे, किसान संगठनों से संवाद किए थे। क्या संसद में चर्चा हुई थी? बताएंगे ना कांग्रेस के भाई, बताएंगे इस बात को। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं अपने भाई से कि मुझे ये बताया जाए, इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर कहीं भी जमीन जाने का कोई खतरा नहीं है। जरा उसे अच्छे से आप पढ़ें, देखें। अगर उसमें किसी कंपनी ने आपसे करार किया है और करार करने के बाद अगर वो कंपनी वहां पर जो अपना स्ट्रक्चर खड़ी करती है और उस पर वो लोन लेती है और उसके बाद वो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो वो जब बात किसान पर आएगी। और सिविल में जाने का मौका इन्होंने दिया नहीं है। किसान एसडीएम और प्रशासन के पीछे भटकेगा, बड़ी कंपनियां उसकी मानेंगी नहीं। अमेंडमेंट में सिविल की बात तो आई थी, सिविल की जब अमेंडमेंट चला, अमेंडमेंट देने की बात आई, आया जब सिविल की बात नहीं थी, उन्होंने माना। अगर ये अमेंडमेंट निकल कर आया कि ये कोर्ट में जानी चाहिए तो कोर्ट के लिए माना, सरकार नहीं ने माना। चौहान साहब कुछ ऐसा था क्या नहीं माना कि अमेंडमेंट ऐसा हुआ? जहां तक मुझे ध्यान आता है, मैं एक बार पढ़ा था एग्जाम में, इस अमेंडमेंट को स्वीकारती रही है। अगर अच्छे अमेंडमेंट सामने से आ रहे हैं, अच्छे सुझाव सामने से आ रहे हैं, सरकार तैयार रही है उन सुझावों को लेने के लिए और उन पर अमेंडमेंट करने के लिए। अगर भाई साहब इस कानून में मुट्ठी भर वहां किसान बैठे थे, तो क्या सरकार इतनी कमजोर है? मुट्ठी भर से डर गई? क्या मुट्ठी भर ने ही वापस करवा दिया? क्या मुट्ठी भर ने पूरे देश के अंदर इतना बड़ा व्यापक आंदोलन हुआ, इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए? क्या मुट्ठी भर किसान ही थे जो हाईवे 3-3 बार 4-4 बार तो पलवल में जाम हुआ, चक्का जाम रेल का किया? क्या वो मुट्ठी भर किसान थे? ये तोहमत जो झूठी सच्ची लगाने वाली बात है, ये तो झूठी बातें हैं। लेकिन सारा किसान वहां बैठा था और हमारी पार्टी और हमारे नेता बिल्कुल अपने किसानों के साथ थे और आगे बढ़ेंगे। चौहान साहब आप बताएं, वैसे काला क्या था उसके अंदर कानूनों में? आज तो वापस हो गए। मग्गू जी, कानूनों की बात तो मैं करना चाहूँगा, अगर साथियों ने उन्हें पढ़ा हो, उसमें बहुत अलग अलग पॉइंट हैं। उन पॉइंट्स को जब आप पढ़ते हैं तो उनमें स्पष्ट निकल के आता है कि उनमें से ज़्यादातर जो बातें हैं वो किसानों के विरोधी हैं जी। और उन केवल किसानों के विरोधी नहीं, सबसे ज़्यादा जो मजदूर तबका इस देश में रहता है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पीछे घोषणा की थी कि 80 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिए हैं। इस बात से ये तो स्पष्ट हो जाती है कि इस देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सरकारी सहायता के बिना नहीं जीवित रह सकते जी। 80 करोड़ लोग, अगर ये कानून लागू हो जाते तो सारी की सारी खरीद जब प्राइवेट एजेंसीज करती और सरकार सब्सिडी को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, जैसे एलपीजी पे आपने देखा है, आज एलपीजी पे कहीं कोई सब्सिडी नहीं है। 400-500 रुपये से लेकर के आज 1000 रुपये आ गई है। आज सारे गरीब लोग दुखी हैं। उसी कड़ी में अगर ये व्यवस्था हो जाती तो गरीब लोगों को खाने के लिए जो अनाज मिलता
वो हो सकता है 1-2 साल तो सब्सिडी पर उपलब्ध होता, लेकिन आगे जैसे आज गैस का सिलेंडर है वही हालत होती, और वो उद्योगपति जो इसको, या वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग, वो इसको खरीद करके अपने मनचाहे भाव पे बेचते और वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से काम करते। उन फसलों पे इनमें जो सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अनलिमिटेड उन्हें परचेज की पावर देती वो है, और जो मंडी कमेटियों को भंग करने की, एसएमसीज की जो भंग करने की जो कानून है, तीनों कानून यही हैं। मंडी कमेटियों को भंग करना, स्वतंत्र मंडी कमेटी बनाना, और उसमें पहले ये भी है कि जिस पे केवल मात्र पैन कार्ड हो वो व्यक्ति कहीं जा कर के सामान खरीद सकता है। जी जी। वो हमारी इन मंडियों के पड़ोस में जगह लेकर के किराए पे, और 1-2 साल हमारे किसानों से महंगा खरीदते। जब 2-3 साल लगातार खरीदते और ये जो एपीएमसी मंडी बनी हुई है इनके लोग ठप हो जाते, तो कुछ दिन बाद केवल वही लोग रह जाते। जैसे आपने उसमें हिमाचल में देखा होगा, वहाँ सेब शुरू में उन्होंने 52 से लेकर के 70 रुपये तक खरीदा था, लेकिन आज वहाँ हालत ये है 16 रुपये 17 रुपये किलो उसको सेब को खरीद रहे हैं। और मार्केट में वही सेब आप देखिए, हमारे यहाँ भी जो अच्छी क्वालिटी का तो है ही नहीं, जो भी है वो भी 100 रुपये से ज़्यादा का है, तो उसी भाव में वो बेचेंगे। और इस देश की 80 करोड़ जनता तो कम से कम उससे ऐसी प्रभावित हो जाएगी कि उनका जीवन यापन खत्म हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा। इन सब बातों को देखते हुए किसानों ने यह आंदोलन किया है। कोई राजनीति इसमें नहीं है, किसान कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसान किसी पार्टी को ये नहीं कहेंगे कि इसे जिताओ, ना किसान ये कहेंगे कि इसको हराओ। हमारी तो सीधी बात थी, यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन बातों को मान जाती है तो हम न्यूट्रल रहेंगे, अगर नहीं मानेगी तो ज़रूर किसान ये बात कहेंगे कि जो सरकार काम करती है उसका विरोध हमारा करना फर्ज बनेगा, और अपोजिशन के लोग भी करेंगे। अगर इन्होंने हमारी बात मान ली है तो उसके बाद हम न्यूट्रल रहेंगे, जनता जिसको वोट दे अच्छी बात। यानी कि अब किसान संगठनों का कम से कम यूपी में विरोध नहीं होगा, मान के चलें। अगर वो तीनों, यानी कि यूपी में भाजपा को आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आराम से लड़ें चुनाव हम को। कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एडामेंट नहीं है। जी जी। अगर वो तीनों कानूनों को वापस कर लेंगे, एमएसपी पे कानून बना देंगे, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे झूठे दर्ज हुए वापस कर देंगे। जी। लगभग 1 लाख से ज़्यादा किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। हमारे पलवल में भी 2200 और 1200, 3400 और 200, लगभग 3600 किसानों के खिलाफ हमारे यहाँ मुकदमे 3 मामले दर्ज हुए, बिल्कुल ठीक है। 3 मामले, और तीनों में मैं उनमें शामिल भी हूँ। तीनों जी जी जी, मुकदमे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के मुकदमे वापस हों, और मोदी जी से बड़ी उम्मीद है कि इस देश की जनता को। 2011 में जब ये वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इन्होंने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन जी को, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, कि किसानों को एमएसपी दें, और दूसरा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। और अगर फिर उन्होंने रेवाड़ी में एक भाषण दिया था, आपको ध्यान हो तो, जब ये पार्टी के पीएम उम्मीदवार बने थे तो पहला भाषण रेवाड़ी में हुआ था। जी। तो इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की, किसानों के कर्जे माफ़ी की घोषणा की, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कही, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार की बात कही, किसानों के कर्जे की माफ़ी की बात कही। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 7 वर्ष में कोई भी काम मोदी जी नहीं कर पाए। आज हम भरोसा तो करेंगे, लेकिन करेंगे जब जब कानून बन जाए। जी। उससे पहले ना हम उनका कोई धन्यवाद करते हैं। यानी कि जब तक संसद में जी कानून वापसी की बात प्रस्ताव पारित नहीं होगा, कानून का काम कानून से होगा, बातों से तो हम थोड़ा सा विश्वास ही करेंगे। लेकिन तो क्या कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं आप किसान नेताओं के पास में, किसान मंचों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से, कि अभी आपने रोड खाली नहीं करनी है, आंदोलन पे बैठना है, कोई ऐसी बात आई है क्या? देखिए, जब आंदोलन चल रहा है जी, उसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ना तो इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है और ना हमें इंस्ट्रक्शन मांगने की ज़रूरत है। आंदोलन बदस्तूर चल रहा है। आज मोदी जी की पहल हुई है, किसान नेता उस पर बात करेंगे, और बात करने के बाद सरकार से बात होगी। ये हमें उम्मीद है इस समय कि मोदी जी या इनके लोग किसानों से बात करेंगे और इसका रास्ता निकालेंगे। ये तीनों कानून 29 तारीख से सेशन चलने वाला है। जी जी। हमें उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ कोई कानून ला करके इन्हें निरस्त करेंगे। तो प्रक्रिया है, बहुत बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया है। देखो, अब किसान मैं भी पढ़ रहा था उसको। इतना लंबा आंदोलन जब से किया है तो महज किसी के बात कहने से हम वापस नहीं होंगे। यानी कि आपको तब तक भरोसा नहीं है। अभी चौहान साहब कह रहे हैं कि किसी के कहने से, चौहान साहब किसी ने, कोई भी नहीं कह रहा, कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा, देश का एक प्रधानमंत्री कह रहा है, देश का प्रथम सेकंड व्यक्ति ये बात कह रहा है। अगर आपको उनकी बात पे भी भरोसा नहीं है
तो ये रोष नहीं है, अराजकता नहीं है, तो और क्या है? उन्होंने तो अगर 15-15 लाख प्रधानमंत्री रुपए देने की भी बोली थी। 15 लाख देने की कोई देश ऐसी के बात इतने नहीं बड़े है। आदमी ने 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी, नहीं, देश ऐसी वो कोई झूठ बात नहीं साबित है। हुआ। चलिए उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे वो। अगर स्टेटमेंट अगर प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और उसके बाद भी अगर किसान संगठन या कांग्रेस के नेता इस बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की बात पे हमें भरोसा नहीं है, ये पूरी की पूरी एक व्यापक प्रक्रिया है। पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, उसके बाद में संसद में पारित भी होगा, उसके बाद कानून बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने तो काले धन के बारे में भी नहीं। नहीं बताया। प्रधानमंत्री जी ने तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो झूठ थी। प्रधानमंत्री के मैं आपको 10-20 झूठ गिनवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि जो प्रथम व्यक्ति है वो झूठ नहीं बोल रहा, पहली बार प्रथम व्यक्ति इतना झूठ बोल रहा है। एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं कोई उनके संसदीय भाषण इस्तेमाल नहीं कर रहा। मर्यादा है मैं प्रधानमंत्री तो ये जी। कह रहा हूँ, मर्यादा है, हमारे भी प्रधानमंत्री इस देश के हैं, आपके भी, हमारे भी हैं। लेकिन उन्होंने ये सारी बातें चुनाव से पहले कही थी। आज तक 7 वर्ष हो गया, एक भी बात पूरी नहीं हुई, इसलिए कभी किसी की बात पे चौहान साहब ऐसी कितनी सारी योजनाएं मैं आपको गिना दूं, कितने सारे कल्याणकारी ऐसे विकास कार्य मैं आपको गिना दूं जो मोदी जी ने किए, वो अतुलनीय और अविश्वसनीय रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पूरे विश्व ने उनको माना, जो हमसे पूरे विश्व ने उनको माना। आज आपने देखा होगा रैंकिंग निकल के आई थी, विश्व में प्रथम व्यक्ति की रैंकिंग उनकी निकल के आई, टॉप लीडर के तौर पर उनको पहचाना गया। उनकी साख है, ग्लोबल तौर पर उनकी साख है, देश के अंदर उनकी साख है। उस साख के बावजूद एक सेकंड देखिए, मैं किसी निजी विशेष की बात में नहीं जाता, मैं तो उन बातों के लिए कह रहा हूँ जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बात कही थी, इनमें से एक भी बात उन्होंने पूरी नहीं की। इसलिए हम कोई संदेह व्यक्त नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि मात्र कहने से हम उस पर कोई विश्वास नहीं करेंगे। जब मोदी जी कर देंगे, आप भी हमारे बीच में रहोगे, हम भी आपके साथ रहेंगे। मैं मानता हूँ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जीडीपी नीचे आ गई, माइनस में चली गई। देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी, देश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी। पेट्रोल 106-107 तक पहुंचा, डीजल 100 तक पहुंचा, सरसों का तेल 200 प्लस हुआ। पूरे देश में तराई मची हुई है। वास्तव में बड़े बड़े काम जो कभी नहीं हो सकते थे, ऐसे काम इस बार देखिए। यशपाल जी एक बार महंगाई पर दोबारा चर्चा करेंगे किसी बहुत जल्दी। आज किसानों के मुद्दे पर ही आते हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। आज किसानों के मुद्दे पर ही बात करते हैं। आज जीडीपी 2008 में भी टूटी थी, बुरी तरीके से टूटी थी। स्टॉक मार्केट 3000 पे टिका था। जब से देश आजाद हुआ बिल्कुल इस महंगाई पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया इतने नीचे आया पहली बार जब से देश आजाद हुआ, और पहली बार जीडीपी इतनी नीचे आई जब से देश आजाद हुआ। पहली बार निफ्टी 18,000 पर काम कर रही है और सेंसेक्स 55,000 के ऊपर काम कर रहा है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है। आप बात पहली बार कंपनियों की प्रोग्रेस देखिए, आप प्रोग्रेस वहां भी देखिए जाकर आप। चलिए किसानों के मुद्दे पर वापस आते हैं। बता देंगे एक बार किसानों के मुद्दे पर वापस आते हैं। सरकार थी तो निफ्टी 3,000 पर ट्रेड किया करती थी। जीडीपी 8 से ऊपर थी। बिल्कुल ये तो मानेंगे, महंगाई तो देश में बड़ा मुद्दा है ही। कंपनी की प्रोग्रेस का एक आम आदमी पे रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा। वो इतना बेरोजगार है, भुखमरी हो रही है पूरे देश में। किसी घर में जाओ, बिना कोई रोजगार नहीं, पैसे के लिए कलह कलेश हो रहा। इतनी महंगाई, व्यवस्था, छोटी सी चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी, एमएससी, बीए टीचर, एमबीए लोग जो आते हैं। गांव के रोड वैसे की वैसे ही है, बिजली वैसे ही आती है जो 10 साल पहले आती थी। सिलेंडर 1,000 रुपए का कर दिया इन्होंने। क्या रोड बनाने से पेट भर जाए? पहले पेट भरता है, उसके बाद चलते हैं। आपको ये नहीं लगता कि हाईवेज अगर एक बार वापस मुद्दे पर आते हैं। एक बार वापस मुद्दे पर आते हैं। सरकार हमारे ऊपर एक बार वापस मुद्दे पर आते हैं, किसानों के मुद्दे पर ही वापस आते हैं, क्योंकि आज की चर्चा में मुख्यतः किसानों पर है। जी जी चौहान साहब, पहला सवाल फिर आपसे। किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि एमएसपी का कानून लाया जाए, तो क्या माने कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं आएगा आंदोलन जारी रहेगा क्या? जी देखिए, एमएसपी एक बहुत न्यूनतम समर्थन मूल्य को एमएसपी कहते हैं। जी आप इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में अगर किसी उत्पाद को बेचेंगे तो उस पर एमआरपी लिखा रहता है। सभी साथी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस के साथी भी और आम आदमी पार्टी के साथी भी। और जो मैक्सिमम प्राइस है उसका मतलब है कि उसमें उसकी लागत, तमाम उसके खर्चे, उसके बाद उसका लाभ। जी लेकिन दुनिया में पहला ऐसा किसान है, किसान एक ऐसा वर्ग है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचता है। दुनिया में कहीं किसी चीज़ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा, केवल किसान का होगा। और उसके लिए भी अगर किसान को लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े, तो इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। एमएसपी है, मोदी जी ने कहा है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जी अगर एमएसपी है तो फिर एमएसपी पे परचेज क्यों नहीं की जाती? आप हरियाणा को हाल का उदाहरण लगा लो। पूरे हरियाणा में एक भी दाना
कहीं बाजरे का एमएसपी पे हरियाणा सरकार ने नहीं किया। सरकार तो दावे कर रही है, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। आप दावे कह रहे होंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी स्टेटमेंट ले लें, एक भी दाना पूरे हरियाणा में बाजरे का कहीं भी नवीन जी भावांतर के तहत कर रहे हैं पूरा आप नहीं, बिल्कुल। अब ये भावांतर के तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ट्रांसफर कर रहे हैं। साथी को शायद पूरी जानकारी ना हो और हो भी, भावांतर तब दिया जाता है, उसकी 2250 रुपये रेट था बाजरे का बाजरे का। अगर सरकार खरीदती और 1600 रुपये में ये खरीदती 1650 में, तो 600 रुपये का भावांतर आना चाहिए था, जैसे सरकार ने घोषणा की। लेकिन आप किसी भी मंडी में देख लो, ये हमारी बात डीसी पलवल से हुई है और उन्होंने भी ये बात मानी है कि एक भी दाना पलवल में, हसनपुर में, होडल में, हथीन में, और फिर मैंने पूरे प्रदेश में भी जानकारी ली, कहीं भी नहीं खरीदा गया। जब खरीदा ही सरकार ने नहीं है तो भावांतर किस बात का। और उससे भी दुर्भाग्य की बात बताऊंगा आपको, मैं नहीं कहता कि ये कहाँ से गलती हो रही है, क्यों कर रहे हैं। जिन किसानों ने अपना बाजरा बोया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन बाजरे का कराया, पूरे पलवल जिले की कह रहा हूँ मैं तो कोई नेता तो हूँ नहीं, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उनमें से मैक्सिमम लोगों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद बाजरे को काट करके किसी का तो कपास कर दिया, और जिसने कपास बोई थी उसका गन्ना कर दिया, जिसने गन्ना बोया था उसका धान कर दिया, जिसने धान बोया था उसका बाजरा कर दिया। क्योंकि जब फसल रजिस्ट्रेशन बदल दिए गए, अब मान लीजिए किसी ने बाजरा